हेलो, मैं हरमेहर आप सबका इस पैनल चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का शीर्षक आईआरबी रहेगा। इस चर्चा में मेरे साथ रहेंगे राहुल और देवज। तो कोई भी अनुसंधान या रिसर्च शुरू करने से पहले हमें ज़रूरत होती है एक आईआरबी की। तो आईआरबी जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड कहा जाता है या फिर संस्थागत समीक्षा बोर्ड भी कहा जाता है। ये हमें डेटा इकट्ठा करने में, डेटा को स्टोर करने में या फिर डेटा का इस्तेमाल करने में कुछ गाइडलाइंस देता है, जिसके कारण कि हमें डेटा का सही उपयोग करना ज़रूरी होता है। आईआरबी के साथ फ़ायदा ये भी रहता है कि जो भी आपके प्रतियोगी या प्रतिनिधि हैं, इस रिसर्च के उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है और साथ ही ये हमें किसी भी डेटा को नैतिकता के साथ बिना उल्लंघन किए स्टोर करने की भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्रतिभागियों की सहमति। किसी भी जानकारी को एकत्र करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभागी स्वेच्छा से पूरी जानकारी के साथ अपनी भागीदारी के लिए सहमत हैं। उन्हें यह बताया जाता है कि उनका डेटा किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाएगा और कहां-कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी अहम बात है डेटा की सुरक्षा। आईआरबी यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी डेटा जो आप प्रतियोगी से जुड़ी हुई कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक सही जानकारी के रूप में प्रस्तुत किया जाए और स्टोर भी करा जाए। इसके साथ ही अगर शोध में संवेदनशील या कमज़ोर समूहों की भागीदारी है, जैसे कि बच्चे, बुजुर्ग या कोई सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़ा समुदाय, तो उनके साथ विशेष ध्यानपूर्वक और पूरी नैतिकता के साथ व्यवहार किया जाना ज़रूरी है। और अंत में, अगर आपकी स्टडी बड़े पैमाने पर की जा रही है, तो प्रतिभागियों की पहचान गोपनीय रखना आवश्यक रहता है। इससे प्रतिभागी निसंकोच होकर अपनी राय दे सकते हैं और अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि आपकी रिसर्च की नैतिकता तथा विश्वसनीयता बढ़ाता है। तो जानते हैं कि आईआरबी अप्रूवल इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो आईआरबी अप्रूवल किसी भी रिसर्च के लिए बहुत ही क्रिटिकल या अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि ये श्योर करता है कि जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है या जिस भी यूज़र का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, वो एक प्रॉपर वे में और प्रॉपर फॉर्मेट में और असल तरीके से ही कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके साथ कोई भी प्रतियोगी या जो भी आपका यूज़र है, उसकी कोई भी गोपनीय इंफॉर्मेशन आप लीक नहीं कर रहे और तथा इसकी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें इसका यूज़र के अधिकारों को रक्षा और इक्वली इंपॉर्टेंस देकर आपने कलेक्ट करा है। सोचिए, अगर बिना आईआरबी अप्रूवल के रिसर्च की जाए और एक ऐसे समुदाय पर स्टडी की जाए जिनके पास एजुकेशन या अवेयरनेस का अभाव नहीं है, तो हो सकता है कि उनसे बिना उनकी मर्जी के डेटा ले लिया जाए या उनका गलत इस्तेमाल हो सके। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी ने रूरल एरिया या फिर गांव में किसी स्कूल के बच्चों पर एक साइकोलॉजिकल स्टडी करनी है और बिना उनके पेरेंट्स को जानकारी या उनकी कंसेंट से कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल या रिसर्च स्टडी करी जाती है, तो ये क्लियरली बहुत अनएथिकल चीज़ है। ऐसी ही चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आईआरबी मैंडेटरी किया जाता है। दूसरी बात, डेटा प्रोटेक्शन पर। आज के समय में डेटा एक बहुत ही पर्सनल और वैल्यूएबल चीज़ बन चुकी है। आईआरबी ये इंश्योर करता है कि पार्टिसिपेंट के पर्सनल डेटा को मिसयूज ना किया जाए और वो प्रॉपर एन्क्रिप्टेड सिस्टम या प्रोटेक्टेड सर्वर्स पर ही स्टोर करा जाए। जैसे अगर किसी मेडिकल स्टडी में HIV पॉजिटिव पेशेंट्स का डेटा कलेक्ट हो रहा है और वो लीक हो गया, तो उस पार्टिसिपेंट की पर्सनल लाइफ खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आईआरबी इस बात की भी पुष्टि करता है कि ऐसे सेंसिटिव डेटाज
के लिए एक कुछ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं और वो डेटा एक बहुत सिक्योर्ड फॉर्मेट में स्टोर करा जाए। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है वल्नरेबल पॉपुलेशंस की प्रोटेक्शन की। आईआरबी का रोल यहाँ और भी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे मेंटली चैलेंज्ड लोग या सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज, इनके साथ की जा रही रिसर्च में स्पेशल एथिकल गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं। जैसे कि किसी ने ट्राइबल कम्युनिटी के साथ ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस पर स्टडी करनी हो तो बिना उनके कल्चर और कॉन्टेक्स्ट को समझे सिर्फ डेटा लेना अनएथिकल होगा। और आखिर में आईआरबी अप्रूवल रिसर्च को लेजिटिमेसी और क्रेडिबल बनाता है। अगर आप किसी जर्नल में अपने पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपकी स्टडी क्या आईआरबी अप्रूव्ड है या नहीं। तो इन सब रीजंस की वजह से आईआरबी अप्रूवल किसी भी रिसर्च के लिए ना सिर्फ की एक फॉर्मल प्रोसेस बल्कि एक एथिकल फाउंडेशन भी है, जो रिसर्च को रिस्पॉन्सिबल, फेयर और पार्टिसिपेंट फ्रेंडली बनाती है। क्वेश्चनर्स बनाते ही रिसर्चर्स बहुत सारी गलतियां करते हैं। ऐसी क्या आम गलतियां हैं जो रिसर्चर्स आईआरबी अप्रूवल लेते हुए करते हैं? श्योर। तो एक रिसर्चर के रूप में जब हम सर्वे के लिए क्वेश्चनेयर या फॉर्म्स बनाते हैं तो आईआरबी अप्रूवल के दौरान कुछ कॉमन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो ना सिर्फ रिसर्च के प्रोसेस को स्लो करते हैं बल्कि कभी कभी आईआरबी रिजेक्शन में भी हमें उसका रिजल्ट फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहला और बहुत कॉमन इशू होता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग। कई बार रिसर्चर्स कुछ सेंसिटिव क्वेश्चंस डायरेक्टली अपने यूजर से पूछ लेते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी कितनी है, क्या आप किसी मेंटल इलनेस या मानसिक रोग से सफ़र कर रहे हैं, या पहले कभी आपने किसी मेंटल चैलेंज को फेस करा हो, या आपके रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं। बिना प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के, बिना ये मेंशन करे कि ये सारे क्वेश्चंस का उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। ये उनके यानी कि यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनका आंसर देना चाह रहा है या नहीं। दूसरा इशू है टेक्निकल या डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज। कई बार क्वेश्चनेयर्स एकेडमिक स्टाइल में लिखे जाते हैं, जिसमें टर्म्स होते हैं जैसे कि कॉग्निटिव डिसोनेंस या इफेक्टिव बिहेवियर, जो हर पार्टिसिपेंट नहीं समझ पाता। आईआरबी ये चेक करता है कि जो भी लैंग्वेज यूज हो वो आम आदमी के समझ में आ सके, और साथ ही वो ये भी सुनिश्चित करता है जो आईआरबी का फॉर्म है या जो भी आप क्वेश्चंस पूछने लगे हैं वो एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े बूढ़े व्यक्ति तक सबको समझ आ सके। तीसरा मेजर जो एक और प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो है कंसेंट फॉर्म का अनक्लियर होना या उसकी एब्सेंस। कई रिसर्चर्स सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं, आपका जो भी डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, लेकिन आईआरबी चाहता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जैसे डेटा कहाँ स्टोर होगा, किस फॉर्मेट में होगा, कैसे इनक्रिप्टेड होगा, प्लेन टेक्स्ट में होगा, अगर इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो किस तरह से इनक्रिप्शन होगी, कितने टाइम के लिए रखा जाएगा, क्या फ्यूचर में किसी और रिसर्च के लिए आप इसको यूज करेंगे, और अगर करेंगे तो कैसे यूज करेंगे। अगर ये सब क्लियरली नहीं दिया गया होता तो आईआरबी रिजेक्ट कर देता है। एक और मिस्टेक होती है पार्टिसिपेंट एनोनिमिटी की और डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत लाइटली लेना। तो पार्टिसिपेंट एनोनिमिटी होता है कि आप किसी भी पार्टिसिपेंट या आपके यूजर का नाम या उसकी कोई भी पर्सनल जानकारी पब्लिक नहीं कर सकते। अगर स्टडी लार्ज स्केल है या आइडेंटिफिएबल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो आईआरबी को एश्योरेंस चाहिए होता है कि पार्टिसिपेंट की आइडेंटिटी किसी भी फॉर्म में पब्लिक नहीं होगी। अगर एनोनिमिटी मेंटेन नहीं हो पा रही हो तो इसका वैलिड जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, कई बार रिसर्चर्स पहले से एग्जिस्टिंग क्वेश्चनेयर्स का यूज कर लेते हैं जो किसी पब्लिकेशन या टूल से लिया गया होता है, लेकिन उन्हें कॉपीराइट या लाइसेंस के बारे में क्लैरिटी नहीं होती। अगर आप किसी स्टैंडर्डाइज्ड स्केल का यूज कर रहे हैं तो या तो प्रॉपर एट्रीब्यूशन दो या लाइसेंस लो, वरना
आईआरबी इससे आपको प्लेगरिज्म का या कॉपीराइट वायलेशन मान सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईआरबी अप्रूवल ना सिर्फ कि एक साइंटिफिक या एकेडमिक पर्सपेक्टिव से सोचना काफ़ी होता है, बल्कि एथिकली और ज़्यादा इंसानियत की तरफ देखते हुए भी इसे बनाया जाना चाहिए। पार्टिसिपेंट की रिस्पेक्ट, उनकी प्राइवेसी और उनका कंफर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए। आईआरबी अप्रूवल हमें रेपुटेशन और लीगल रिस्क से कैसे बचाता है? देखिए, जब आप किसी ह्यूमन पार्टिसिपेंट के साथ एक रिसर्च करते हो, चाहे वो एक छोटा फीडबैक फॉर्म हो या एक डिटेल्ड हेल्थ सर्वे, तो आप डायरेक्टली एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं। अगर आपने बिना कंसेंट के डेटा कलेक्ट कर लिया या डेटा मिसयूज हो गया, तो इस सारे का लीगल एक्शन आप ही के ऊपर आएगा। कोई भी आपका पार्टिसिपेंट उस चीज़ के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं तो उनकी रेपुटेशन भी खराब होती है इस कारण। आईआरबी अप्रूवल इसी रिस्क से बचाता है हमें। आईआरबी ये इंश्योर करता है कि आपकी रिसर्च हर स्टेप पे एथिकल हो, जैसे पार्टिसिपेंट से रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, उन्हें क्लियरली बताना कि उनका डेटा कैसे और कहाँ पर यूज़ होगा, सेंसिटिव डेटा को सिक्योरली स्टोर करना, उन्हें कभी भी स्टडी छोड़ने का ऑप्शन देना। अगर ये सब पहले से डॉक्यूमेंट करके रखते हो और आईआरबी से अप्रूवल लेते हैं, तो अगर बाद में कोई इशू उठता भी है तो आपके पास प्रूफ होता है कि आपने सब कुछ लीगली और एथिकली किया है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक कॉलेज में स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल पर एक स्टडी करनी चाह रहे हैं। आपने बिना कंसेंट के उनका क्लास परफॉर्मेंस डेटा भी इंक्लूड कर लिया, बिना उनकी नॉलेज के या बिना उनकी कंसेंट के। बाद में एक स्टूडेंट को ये बात पता चल जाता है और वो कंप्लेंट कर देता है कि उसकी प्राइवेसी जो है वो वायलेट हो रही है। अगर आपके पास आईआरबी कंसेंट लिया होता और पार्टिसिपेंट को एनोनिमिटी दी होती, तो ऐसी सिचुएशन में आप लीगली बहुत सेफ रहते हैं और आपके इंस्टीट्यूशन का नाम भी खराब नहीं होता। पर क्योंकि आपने यहाँ पर आईआरबी की अप्रूवल नहीं ली हुई थी, कंसेंट फॉर्म नहीं भरवाए हुए थे, इसलिए आपके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है और आप जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे उसके नाम पर भी एक धब्बा लग सकता है। और सिर्फ लॉ ही नहीं, पब्लिक ट्रस्ट भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम एथिकल वायलेशंस के चलते मीडिया में आता है, तो लोग उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। आईआरबी अप्रूवल ये ट्रस्ट बनाए रखने में मदद करता है, स्पेशली जब आप लार्ज स्केल या क्रॉस कल्चरल स्टडीज कर रहे हों। तो कंक्लूड करते हुए, आईआरबी अप्रूवल लेना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो आपको लीगल परेशानियां, पार्टिसिपेंट्स की कंप्लेंट्स और नेगेटिव या बुरी पब्लिसिटी से बचाता है। ये प्रूफ है कि आपकी रिसर्च रिस्पॉन्सिबल, एथिकल और लीगली साउंड है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अलग अलग टेक्निक्स की जो हमें एक डेटा इकट्ठा करने के काम आती हैं। सबसे पहले हमें एक तरीका ढूंढना होता है जो हमें डेटा इकट्ठा करने में सहायक रहेगा। कैसे हम इंटरव्यूज़ लेंगे, अगर इंटरव्यूज़ लेंगे तो क्या वो स्ट्रक्चर्ड होंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड होंगे या अनस्ट्रक्चर्ड होंगे। आगे हमारे पास होती है कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कि हमें संदर्भ विशिष्ट विवरण करने के काम आती हैं। ये सब एक साथ मिलकर हमें ये तय करने में मदद करते हैं कि हम कैसे इंटरव्यूज़ लेंगे। अगर हमारे पास आते हैं क्वेश्चनेयर्स जहां हम ये निर्णय लेते हैं कि कैसे सवाल हम पूछेंगे अपने पार्टिसिपेंट से, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए सहायक रहते हैं। हमें एक क्वेश्चनेयर बनाते हुए
उसमें पूछे गए सवालों का ध्यान रखना होता है कि किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कुछ वास्तविक चुनौतियों की बात करते हैं, जैसे कि प्रतियोगियों में संतुलन बनाना, उन्हें सहज बनाना, डेटा की क्वालिटी, साथ ही में कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग जिसके साथ हम अपने डेटा में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डाल सकें। डेटा इकट्ठा करते समय कुछ हल्के उपकरणों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे कि कुछ माइक्स, कई बार रिकॉर्डर, कई बार पेन और पेपर जिस पे आप क्वेश्चनेयर फिल करवाएंगे, या फिर कई बार आपका फ़ोन या लैपटॉप का रिकॉर्डर जिसमें आप इंटरव्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं। अपने प्रोजेक्ट में डेटा गैदर करने के लिए हम कौन से तरीके चुनें, और अगर चुनें तो कैसे चुनें? ये एक बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है जो कि डेटा गैदरिंग से रिलेटेड है। डेटा गैदरिंग टेक्निक चूज करना रिसर्च का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि जो भी हमें डेटा मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी और क्या वो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन भी कर रही है, क्या जो हम डेटा गैदर कर रहे हैं उसके साथ हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहला स्टेप है रिसर्च क्वेश्चंस को समझना। मतलब आपका प्रोजेक्ट क्या है? क्या आप क्वालिटेटिव डेटा चाहते हो या फिर आप क्वांटिटेटिव डेटा चाहते हो? क्वालिटेटिव डेटा जहां लोगों की फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस या ओपिनियंस समझने हैं, या फिर क्वांटिटेटिव डेटा जिसमें आपको नंबर्स या मेजरेबल कोई भी क्वांटिटी चाहिए। अगर आपको इमोशंस या पर्सनल एक्सपीरियंसेस समझने हैं तो इंटरव्यूज या फोकस ग्रुप्स बेस्ट रहते हैं, क्योंकि इनमें आप डिटेल्ड और डीप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मान लीजिए आप मेंटल हेल्थ पर रिसर्च कर रहे हैं, तो एक सर्वे की जगह पर्सनल इंटरव्यू सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन या रेट ऑफ पॉपुलेशन का, तो उसमें स्ट्रक्चर्ड सर्वेस या क्वेश्चनेयर्स बेटर रहेंगे। ये जल्दी से ज़्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट करने में हमें सहायक रहते हैं और हमें ये पता चलता है कि कितने % हमारी जनता हमारे एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या कितनी कम है। फिर आता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। आपके पास टाइम, बजट और रिसोर्सेज कितने हैं। इंटरव्यू करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसके लिए स्किल्ड इंटरव्यूअर चाहिए, जबकि ऑनलाइन सर्विस काफ़ी हद तक इंटरव्यू लेने से आसान पड़ते हैं और टाइम भी इसमें कम लगता है। एक और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है पार्टिसिपेंट की एक्सेसिबिलिटी। आपके पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या आप उन्हें रीच आउट आसानी से कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो काफ़ी दूर किसी एरिया में है जहां पर हम खुद डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, तो फिर सर्वे या टेलीफोनिक इंटरव्यूज बेस्ट रहते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स में ऑब्जर्वेशन मेथड यूजफुल होता है, जहां रिसर्चर डायरेक्टली एनवायरनमेंट या बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है बिना पार्टिसिपेंट को डिस्टर्ब करे हुए। जैसे अगर हम क्लासरूम बिहेवियर या कंज्यूमर शॉपिंग पैटर्न स्टडी कर रहे हों, तो बेसिकली हमें अपने रिसर्च गोल्स, पार्टिसिपेंट के तरीके, हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज और डेटा टाइप को ध्यान में रखते हुए टेक्निक चूज करनी होती है। एक बार टेक्निक डिसाइड हो जाए तो उसके एथिकल इम्प्लीकेशंस और IRB अप्रूवल के रिक्वायरमेंट्स को भी चेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सेंसिटिव डेटा को इकट्ठा करते हुए एंड प्रेजेंट करते हुए हमें कौन सी एथिकल कंसिडरेशंस दिमाग में रखनी होती हैं? बहुत अच्छा आपका एक क्वेश्चन है। जब हम सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करते हैं या हैंडल करते हैं, तब रिसर्च के एथिकल पहलू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सेंसिटिव डेटा का मतलब है ऐसे ही इंफॉर्मेशन जो किसी व्यक्ति की पर्सनल या प्राइवेट जीवन से जुड़ी होती है, जैसे हेल्थ रिकॉर्ड्स,
फाइनेंशियल डिटेल्स, रिलीजियस बिलीफ्स या जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इस तरह के डेटा को हैंडल करते वक्त हमें कुछ मुख्य एथिकल प्रिंसिपल्स का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कोई भी आप डेटा कलेक्ट करने से पहले अपने पार्टिसिपेंट को ये जरूर बता दें कि हम आपका ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और ये आपको देना ज़रूरी नहीं होता किसी भी पार्टिसिपेंट को। और साथ ही साथ आप उन्हें ये भी बताएं कि वो डेटा आप किस तरह से यूज़ करने लगे हैं, आपकी रिसर्च क्या है और आप उसे स्टोर कैसे करेंगे। दूसरा आता है कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल। रिसर्चर्स को इंश्योर करना चाहिए कि सेंसिटिव डेटा सिक्योरली स्टोर किया जाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो और डेटा एन्क्रिप्शन जैसे टेक्निक्स का यूज़ किया जाए। डेटा सिर्फ उसी हद तक शेयर किया जाए जितना रिसर्च के लिए आवश्यक है, और हमेशा एनोनिमाइजेशन करनी चाहिए या फिर स्यूडो एनोनिमाइजेशन करनी चाहिए, ताकि किसी भी पार्टिसिपेंट की असल डिटेल कभी भी लीक ना हो। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेटा मिनिमाइजेशन। इसका मतलब है कि सिर्फ उतना ही सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करना चाहिए जितना कि हमारी रिसर्च के लिए अनिवार्य है। ज़रूरत से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना एथिकल वायलेशन माना जाता है, क्योंकि इससे पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी बिना किसी कारण या बिना किसी तरीके से रिस्क में पड़ सकती है। चौथा, वल्नरेबल पॉपुलेशंस के प्रति स्पेशल ध्यान देना चाहिए, जैसे बच्चे, बूढ़े व्यक्ति, मेंटली इल या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड लोग। इन ग्रुप्स के साथ रिसर्च करते वक्त उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा को एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करना होता है, और उनका कंसेंट लेने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा सपोर्ट के साथ होना चाहिए, जिसके कारण उनकी कोई भी प्राइवेसी, रिलीजियस बिलीव्स या पर्सनल बिलीव्स कहीं से भी तंग ना हो। और अंत में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये भी बहुत ही ज़रूरी एक हमारे पास प्रिंसिपल होता है जब भी हम सेंसिटिव डेटा की बात करते हैं। रिसर्चर्स को अपने डेटा कलेक्शन प्रोसेस, स्टोरेज और उसके यूज़ के बारे में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। मतलब अपने यूज़र को बार बार बताते रहना चाहिए कि हम ये डेटा का ये यूज़ करने लगे हैं, ताकि अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट आए तो उसका समाधान आसानी से हो सके। अगर ये सब एथिकल गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाए तो सेंसिटिव डेटा के साथ काम करते वक्त ना सिर्फ पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा होती है, बल्कि रिसर्चर की क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी भी बनी रहती है। इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछने के बाद उस प्रश्न से आगे कैसे बढ़े, और मैं इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल पूछ सकता हूँ। तो इंटरव्यू कंडक्ट करना एक कला भी है और एक साइंटिफिक प्रोसेस भी है। अगर आप थोड़ा प्लानिंग और प्रिपरेशन पहले ही कर लें तो ये काफ़ी आसान हो सकता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ जो कभी भी आपको फ्यूचर में इंटरव्यू लेने में मददगार साबित होंगे। सबसे पहला स्टेप है इंटरव्यू का पर्पस पहले शुरू में ही क्लियर कर देना चाहिए। मतलब आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि आप एक इंटरव्यू में से किस तरह का डेटा और कैसा डेटा चाहते हैं। साथ ही साथ ये आप अपने यूज़र को भी पहले ही क्लियर कर दें। आपको अपने इंटरव्यू के प्रश्न इसी हिसाब से डिज़ाइन करने चाहिए, जिससे आपको पहले ही पता चल जाए कि आप जो भी आपका यूज़र है, आप उसकी पर्सनल कोई अनुभव समझना चाहते हैं या फिर किसी पॉलिसी या एक प्रोसेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। इंटरव्यू में सवाल अक्सर 3 प्रकार के होते हैं: ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड और प्रोबिंग क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें पार्टिसिपेंट अपनी बात खुलकर रख सकता है, जैसे आपके अनुभव क्या रहे इस प्रोजेक्ट के दौरान। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के लिए होते हैं, जैसे क्या आपने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था, हाँ या ना।
और प्रोबिंग क्वेश्चन तब यूज करते हैं जब आपको किसी जवाब को और डिटेल में समझना हो, जैसे इस बारे थोड़ा और बताइए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग, मतलब इंटरव्यू के दौरान सिर्फ अपने सवाल पूछने पर ध्यान मत दें, बल्कि सामने वाले को सुनने में भी उतना ही ध्यान दें। अगर कुछ इंटरेस्टिंग या अनक्लियर लगे तो फॉलो अप क्वेश्चन पूछिए। इससे पार्टिसिपेंट को लगेगा कि आप सच में उनकी बात सुनना और समझना चाहते हैं। एक और टिप है, इंटरव्यू को कॉन्वर्सेशनल बनाएं, माने कि बातचीत करते हुए नॉर्मली जैसे दोस्तों के साथ करी जाती है उस तरह से बनाएं। मतलब फॉर्मल इंटरव्यू की जगह एक फ्रेंडली सा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करें, जहां पार्टिसिपेंट को अपनी बात रखने का पूरा टाइम मिले और वो बहुत आराम से और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख सके। अक्सर इंटरव्यू में सामने वाला थोड़ा सा घबरा जाता है अपनी बात या अपने विचारों को प्रस्तुत करने में। कभी कभी थोड़ा साइलेंस रहने देना भी यूजफुल होता है, ताकि वो अपनी बात सोचकर एक्सप्रेस कर सके। और हाँ, इंटरव्यू के एंड में हमेशा पार्टिसिपेंट का धन्यवाद करें और अगर ज़रूरत हो तो उनसे पूछें कि क्या उनके पास आपके लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या कोई आपके लिए सुझाव है। इससे क्या होगा, हो सकता है कई बार जो भी एक यूज़र के दिमाग में बात चलती है ड्यूरिंग आंसरिंग वो पुट इन नहीं कर पाता वर्ड्स में, तो वो आपको बाद में बता सकता है। सेकेंडली, आपको उसके फीडबैक से खुद को अगले इंटरव्यू के लिए सुधारने का भी मौका मिलता है। तो समरी ये है कि इंटरव्यू की तैयारी करें, क्लियर और रेलेवेंट सवाल बनाकर वो ही पूछें और इंटरव्यू को एक आरामदायक एक्सपीरियंस बनाएं। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने जो भी यूज़र हैं उनको बहुत ध्यान से सुनें और उनसे इज्जत से बिहेव करें। आपके अनुसार टेक्नोलॉजी हमें डेटा गैदरिंग में कैसे हेल्प कर सकती है? तो आज के समय में टेक्नोलॉजी ने डेटा गैदरिंग के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है और इन टूल्स का सही उपयोग रिसर्च के लिए काफ़ी सहायक, इफेक्टिव, एक्यूरेट और स्केलेबल बन सकता है। सबसे पहले बात करें ऑनलाइन सर्वे टूल्स की, जैसे कि गूगल फॉर्म्स, सर्वे मंकी या क्वाल्ट्रिक्स। इनके ज़रिए आप इजीली कस्टमाइज्ड क्वेश्चनियर्स बना सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स को रिमोटली रीच कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि कोई अगर दूर किसी गांव में है जहां पर आप खुद नहीं जा सकते, वहां पर आप इन फॉर्म्स या सर्वे के मेथड्स को यूज़ करके पहुंच सकते हैं रिमोटली। ये टूल्स आपको ऑटोमेटिक एनालिटिक्स भी दे देते हैं, जिससे आपको टाइम और एफर्ट दोनों की बचत हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है मोबाइल बेस्ड डेटा कलेक्शन एप्स, जैसे कोबो टूल बॉक्स या ओडीके। ओडीके है ओपन डेटा किट। इनका यूज़ रिमोट या फील्ड लोकेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। जहां आपके पास इंटरनेट नहीं भी हो, वहां भी आप डेटा ऑफलाइन कलेक्ट कर सकते हैं और बाद में सिंक कर सकते हैं। एआई और एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ भी बढ़ता जा रहा है, स्पेशली कभी भी क्वालिटेटिव डेटा को इकट्ठा या एनालाइज करने में। मान लीजिए आपने 100 इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे हैं, तो एआई टूल्स आपको ये मदद कर सकते हैं कि कुछ कीवर्ड्स वो आपको आइडेंटिफाई करके पहले ही बता दें और अलग अलग कैटेगरीज में आपके इंटरव्यूज़ को वो डिवाइड करके भी दे सकता है। एक और मेजर बेनिफिट है डेटा वैलिडेशन और एक्यूरेसी। जब आप डिजिटल टूल्स का यूज़ करते हैं तो चांसेस ह्यूमन एरर होने के बहुत कम हो जाते हैं। फॉर्म वैलिडेशन रूल्स, स्किप लॉजिक और ऑटो कैलकुलेशन जैसे फीचर्स गलतियों को और भी ज़्यादा कम कर देते हैं। अगर आप लार्ज स्केल स्टडी कर रहे हैं तो क्लाउड स्टोरेज और सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड्स मदद करते हैं सब डेटा को सिक्योरली स्टोर करने में, मॉनिटर करने में और साथ ही साथ
ग्राफ्स वगैरह के इस्तेमाल के साथ विजुलाइज करने में भी। लेकिन यह याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तब आपको डेटा प्राइवेसी, एन्क्रिप्शन और इन्फॉर्म्ड कंसेंट जैसे एथिकल एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। तो समरी ये है कि टेक्नोलॉजी आपकी डेटा गैदरिंग को ना सिर्फ आसान बनाती है बल्कि उससे एक्यूरेट, फास्ट और स्केलेबल भी बनाती है। बस ज़रूरत है सही टूल को सही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने की। अगला भाग हमारे पास है डेटा एनालिसिस करने का और उसे समझने का। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम बहुत सारे अलग अलग स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स जैसे कि एवरेज, परसेंटेज और भी अलग अलग ग्राफिकल मेथड्स जिससे डेटा समझना और दर्शाना हमारे लिए आसान हो जाए, उनका ध्यान रखा जाता है। इसमें कुछ मैट्रिक्स होते हैं जैसे कि मीन, मीडियन, मॉड। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब किसी विषय की रेपिटेशन ज़्यादा होती है, जिस केस में हम मॉड का उपयोग करते हैं ना कि मीन या मीडियन का। इसी तरह क्वालिटेटिव एनालिसिस के दौरान हम अलग अलग कोडिंग फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमें अलग अलग पैटर्न्स और थीम्स निकालने में काम आते हैं, और साथ ही अलग अलग टूल्स जैसे कि एनवीवो का उपयोग कर सकते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए। हम दोनों मेथड्स का हाइब्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं दोनों ही मेथड्स का, जिससे कहते हैं मिक्स्ड मेथड एनालिसिस। ये करने के लिए हमें इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोचेस को एक साथ करना होता है। हम साथ ही में ट्रायंगुलेशन जैसी तरकीबों का उपयोग कर सकते हैं जिससे हमारा निष्कर्ष और मजबूत हो जाता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फ़र्क क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, क्वांटिटेटिव मतलब जहाँ पर हम क्वांटिटी की बात करेंगे, यानी संख्या में डेटा। इसमें हम न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं जिससे मेजर, कंपेयर या स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें सवाल है कितने लोग हर हफ्ते एक्सरसाइज करते हैं, और ऑप्शंस हैं 0 दिन, 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन या 5 से अधिक दिन, तो क्वांटिटेटिव डेटा कुछ इस तरह का होगा। इस डेटा पर आप एवरेजेस निकाल सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं या ग्राफ के थ्रू ये विजुलाइज कर सकते हैं कि कौन सा पार्टिसिपेंट कितने दिन काम कर रहा है और जनरल पॉपुलेशन में हमारे कौन से कितने दिन जनरली ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज करते हैं। इसमें टूल्स जैसे कि SPSS, एक्सेल या पाइथन के स्टैटिस्टिकल लाइब्रेरीज यूज़ करी जा सकती हैं और लोग करते भी हैं। दूसरी तरफ आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो कि आपकी क्वालिटी के लिए बात करता है, यानी कि आपके ओपिनियंस, आपके एक्सपीरियंसेस से डील करता है। इसमें नंबर से ज़्यादा आपके शब्दों का एनालिसिस होता है। आप इंटरव्यूज़ पर फोकस करते हैं या ओपन एंडेड सर्वे फॉर्म्स भरवाते हैं जिसमें यूज़र्स अपना रिस्पॉन्स फीड करके दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से पूछें आपको एक्सरसाइज करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, तो उसका जवाब कभी भी नंबर्स नहीं होगा, पर एक कुछ सेंटेंसेस होंगे जो उसे असल में मोटिवेट करते होंगे। ऐसे डेटा को आप थीमेटिक एनालिसिस, कोडिंग या सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा में फ़र्क क्या होता है। तो जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है हमारे पास, वो जनरली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में होगा, जहाँ की जो क्वालिटेटिव डेटा है वो हमारे पास कुछ टेक्स्ट में या फिर आपकी वॉइस में होगा। क्वांटिटेटिव डेटा का जो पर्पस है वो ये होता है किसी भी दो या दो से अधिक चीज़ों को मेजर या उनको कंपेयर करना।
जहाँ की जो आपकी क्वालिटेटिव डेटा की पर्पस की बात है, तो वो आपको अपने यूज़र को समझने में, उनके जो पुराने एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन्हें समझने में ज़्यादा सहायक रहता है। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हमारे पास टूल्स आते हैं जैसे कि सर्वे फॉर्म्स या क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस या फिर कुछ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स, जहाँ की क्वालिटेटिव डेटा के लिए हमारे पास होते हैं इंटरव्यूज, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, सर्वे टूल्स या और भी अधिक। एनालिसिस के लिए हम क्वांटिटेटिव में स्टैंडर्ड डिविएशन, रिग्रेशन, मीन, मीडियन, मोड या अन्य जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अन्य, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। और क्वालिटेटिव के लिए हम थीमेटिक, डिस्क्रिप्टिव या इंटरप्रिटेटिव मेथड्स का यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के बाद जो हमारे पास एक आउटपुट निकलता है वो किसी ग्राफ, चार्ट या परसेंटेजेस की फॉर्म में होता है, जहाँ की जब क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास थीम, कोट्स या कैटेगरीज बनती हैं। तो अगर आपको कितना समझना है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करिए, और अगर आपको क्यों और कैसे सवालों को समझना है तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस अडॉप्ट करें। डेटा एनालिसिस में बायस अवॉइड करने के लिए रिसर्चर क्या स्टेप्स ले सकता है? तो बायस एक ऐसी चीज़ है जो डेटा को इंटरप्रिटेशन में खराब कर सकती है, जिसकी वजह से रिसर्च हमारी दूसरी ही दिशा में जा सकती है और एक मिसलीडिंग रिसर्च बन सकती है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके ज़रिए हम इन बायसेस को आइडेंटिफाई और अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंफर्मेशन बायस की। ये तब होता है जब रिसर्चर अपने प्री कंसीव्ड नोशंस के अकॉर्डिंग ही सिर्फ वही पैटर्न्स ढूंढता है जो उनके बिलीफ को सपोर्ट करते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस बनानी चाहिए और ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशंस भी के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। दूसरा है सिलेक्शन बायस। जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं और आपकी सैंपल पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक ग्रुप तक ही सीमित है तो आपके एनालिसिस बायस्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट्स के स्ट्रेस पर स्टडी कर रहे हैं और सिर्फ टॉपर्स का ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो डेटा पूरा का पूरा एक स्टूडेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ टॉपर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका सॉल्यूशन है रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, जिसका यूज़ हम अपनी कम से कम संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा तरीके की पॉपुलेशन को कवर करने के लिए करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बायस होता है मेजरमेंट बायस। ये तब होता है जब टूल्स या क्वेश्चनियर्स एक्यूरेटली डेटा कलेक्ट नहीं करते। जैसे अगर सर्वे के क्वेश्चंस लीडिंग या कंफ्यूजिंग है तो पार्टिसिपेंट्स का रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एक तरफ को झुक जाएगा, यानी कि स्क्यू हो जाएगा। आपको चाहिए कि वेल वैलिडेटेड टूल्स का यूज़ करें और क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते समय पीयर रिव्यू ज़रूर करवाएं। एनालिसिस के वक्त भी कुछ स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। ब्लाइंडिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जा सकता है, जिसमें डेटा एनालाइज करने वाले को पार्टिसिपेंट आइडेंटिफाई या हाइपोथेसिस का पता नहीं होता। इससे उनका जो जजमेंट रहेगा वो हमेशा न्यूट्रल रहेगा। आपको अपने एनालिसिस के एजम्पशंस को ट्रांसपेरेंटली डॉक्यूमेंट करना चाहिए। अगर आप कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल अप्लाई कर रहे हो तो उसके पीछे की रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मल्टीपल रिसर्चर्स या टीम मेंबर्स मिलकर डेटा एनालाइज करें ताकि पर्सनल बायस मिनिमाइज हो जाए। आजकल कई AI/ML टूल्स भी आते हैं जो बायस डिटेक्शन करने में हमें काफ़ी मददगार साबित होते हैं। ये टूल्स आउटलायर डिटेक्शन, कोरिलेशन मिसइंटरप्रिटेशन और वेरिएबल वेटिंग जैसे इश्यूज फ्लैग कर सकते हैं। बायस को अवॉइड करने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप अगर एथिकली कमिटेड हैं
और ऑब्जेक्टिव, डाइवर्स और वैलिडेटेड मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने एनालिसिस को काफ़ी हद तक अनबायस्ड बना देते हैं। SPSS और नीवो जैसे टूल डेटा गैदरिंग में हमारी मदद कैसे करते हैं? तो ये हमारे पास कुछ ऐसे जाने माने टूल्स हैं जैसे R, SPSS, NVivo, जो हमें डेटा इकट्ठा करने में ही काम नहीं आते बल्कि इनको एनालाइज करने में भी काम आते हैं। R, SPSS या स्टेटा, ये सारे टूल्स हमारे डेटा को एनालाइज और विजुअलाइज करने में काम आते हैं और NVivo जैसे टूल्स हमें क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने में काम आते हैं। तो आज की इस पैनल डिस्कशन में हमारे पास यही था, जिसमें हमने जाना कि IRB क्या होता है, डेटा गैदरिंग क्या होती है और डेटा एनालिसिस क्या होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये तीनों अलग अलग स्टेजेस एक रिसर्च की समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।